मेरा नाम इब्रार अहमद है। मैं एक मुतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखता था। घर में मेरी एक बूढ़ी माँ और बीमार बाप था। मेरा बाप एक करियाने की दुकान चलाता था, जिससे थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाती थी। घरेलू हालात ने इजाज़त न दी कि मैं अपनी तालीम जारी रख सकता। इसलिए आज जमात पास करने के बाद मैं अपने चंद आवारा दोस्तों के बहकावे में आकर पढ़ाई छोड़ बैठा। वालिद साहब खुद पढ़े लिखे ना थे, इसलिए उन्हें भी शायद तालीम की अहमियत का कुछ ख़ास अंदाज़ा न था। इसलिए इसने भी स्कूल की फ़ीस बचाने के चक्कर में मुझे कुछ न कहा, और इस तरह मैं सारी ज़िंदगी दुनिया के तोकले खाने के लिए अपना नुकसान करवा बैठा, जिसका अंदाज़ा मुझे आज शिद्दत से हो रहा था। काश मैं अपने आवारा दोस्तों की बातों में ना आता और अच्छी तालीम हासिल करके आज अपने माँ बाप को यूँ सिसकने के लिए ना छोड़ता। इसमें इनके साथ साथ मेरा अपना भी बहुत नुकसान हुआ था कि आज मैं एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के बजाय मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर था। ये दुनिया सिर्फ हंसने वालों के साथ होती है, लेकिन किसी रोने वाले को अपना कंधा पेश करने में इन्हें मौत पड़ती है। इसके साथ साथ शोमे किस्मत के रिश्तेदार भी सब के सब निकम्मे और फुकरे ही थे, जिनसे कुछ मदद मांगने का मतलब था मज़ीद अपनी बेइज्जती करवाना। बाप के बीमार होने के बाद दुकान मुसलसल बंद रहने की वजह से इसमें मौजूद जो खाने पीने का सामान था वो मैं निकाल कर घर ले आया था। फिर इसमें मज़ीद सामान ख़रीद कर रखने के लिए पैसे न होने की वजह से और बाप के मशवरे से इसे किराए पर उठा दिया गया, जिससे थोड़े बहुत पैसे माना की सूरत में मिलने लगे, लेकिन वो इस कदर कम होते थे कि जिससे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। रात दिन मुझे यही फिक्र सताने लगी थी कि आखिर कब तक मुझे और मेरे वालिदैन को इस सिसकती और तकलीफ़दा ज़िंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये उन दिनों का किस्सा है जब मैं काफ़ी अरसे से बेरोज़गार था। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन आखिर ख़ुद कफ़ालत के लिए कुछ ना कुछ तो दरकार था। एक रोज़ काम की तलाश में घर से निकला तो मुझे एक दोस्त मिल गया, जिससे काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही थी। बाहिमी हालात पूछने पर जब मैंने इसे अपनी परेशानियों के मुतल्लिक़ बताया तो इसे भी बहुत अफसोस हुआ। शायद इसे मेरी पढ़ाई छोड़ने का पता नहीं था, लेकिन जब इससे ये मालूम हुआ कि मैंने सिर्फ 8 जमात तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल को हैदराबाद कह दिया था, तो वो भी मुझे बातें सुनाने लगा। कुछ देर तक मुझे बुरा भला कहने और हालात की नज़ाकत पर एक लेक्चर देने के बाद वो कुछ नरम हुआ। फिर इधर उधर की बातों के बाद इसने मुझे मशवरा दिया कि बेहतर तो ये है कि मैं मेहनत मजदूरी के बजाय किसी टैक्सी वाले से टैक्सी किराया लेकर इससे अपनी रोज़ी कमाऊँ। मुझे इसका ये मशवरा अच्छा लगा, हालांकि पहले मेरे दिल में ये ख्याल कभी ना आया था कि मैं टैक्सी ड्राइवर बन जाऊँ। वैसे भी मैं शुरू से ही आवारा था। सारा दिन दोस्तों के साथ सारे शहर में फिरना मेरा रोज़ का मामूल था, इसलिए मुझे हर इलाके का अच्छी तरह पता था। इसलिए टैक्सी की वजह से मेरा पैसे कमाने का मसला भी हल हो जाता और मेरा आवारापन का शौक़ भी जूं का त्यों रहता। दोस्त के इस मशवरे पर मैं सदके वारी जाने के बाद दूसरे रोज़ ही इस दोस्त के एक जानने वाले के पास टैक्सी किराए पर लेने के लिए घर से निकल पड़ा। लेकिन टैक्सी लेने में मुझे किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और दोस्त के हवाले से मुझे एक अच्छी हालत में टैक्सी मिल गई। टैक्सी लेकर जब मैं घर पहुंचा तो अपने वालिदैन को भी जब मैंने अपने इस काम के मुतालिक बताया तो भी बहुत खुश हुए, मुझे दुआएं देने लगे। इनकी आंखों में उभरने वाली चमक मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। टैक्सी चलाने की वजह से मेरा गुजारा अच्छा होने लगा। अब घर के हालात भी बदलने लगे थे। मैं पूरी ईमानदारी और तवज्जो से अपने काम की तरफ ध्यान दे रहा था। मुझे एहसास था कि मेरे वालिदैन ने भी दूसरों की तरह मेरी अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब देखे होंगे कि मैं भी शादी करके इनके ख्वाबों को पूरा कर सकूं। असल से सूद प्यारा होता है कि मुस्तक़बिल में हर वालिदैन अपने बच्चों के बच्चे देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन यहाँ मामला उलट था। चूँकि अभी मेरा ज़रिए माश नया था, इसलिए इनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुझे काफ़ी सारा पैसा और वक्त चाहिए था। लेकिन कहते हैं कि मायूसी गुनाह है, उम्मीद पर दुनिया कायम है।
اس لیے مجھے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن میرے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے اور میں بھی ایک آسودہ زندگی گزارنے کے لائق ہو جاؤں گا۔ ایک روز حسب معمول میں اپنے کام پر تھا۔ سارا دن مصروف رہنے کے بعد رات کے وقت واپس گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ اچانک سڑک کے کنارے مجھے ایک شخص نظر آیا جو ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے سامنے شیشے میں سے غور سے دیکھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا جس نے سر پر ایک جنا کیپ پہنی ہوئی تھی جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور اس کا لباس بھی پیوند لگا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے وہ شخص مفلوق الحال لگا۔ اس کی ظاہری حالت کے باوجود میں دل میں اس کی جیب میں موجود رقم کا اندازہ لگا رہا تھا، اس لیے اس کے قریب پہنچتے ہی میں نے گاڑی کی رفتار کچھ کم کرتے ہوئے ایک سائڈ پر روک لی۔ میرے رکتے ہی اس نے مجھے کہا کہ اسے تھوڑی دور ہی جانا ہے۔ یہ سن کر میں نے اسے اپنی ٹیکسی میں بیٹھنے کا کہا۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا اور لپک کر اندر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر بیٹھنے کا انداز یوں تھا کہ اگر میں اسے بٹھانے سے انکار بھی کر دیتا تو پھر بھی اس نے زبردستی ضرور بیٹھ جانا تھا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن میں نے یہ سوچ کر اپنے کندھے جھٹک دیے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی سنکی قسم کا گھوڑا ہو۔ اکثر لوگ اس عمر میں سٹھیا جاتے ہیں اور ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں کہ اکثر ان کے گھر کے افراد بھی ان سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اولڈ ہاؤس میں زیادہ تر بوڑھے لوگ ہی پائے جاتے ہیں۔ اس کے اندر بیٹھتے ہی میں نے میٹر چلانے کے ساتھ ہی ٹیکسی آگے بڑھا دی، لیکن ابھی ہم کچھ فاصلہ ہی طے کر پائے تھے۔ اس نے اچانک مجھے ٹیکسی روکنے کے لیے کہا۔ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، دور دور تک کوئی بندہ بشر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس سنسان اور ویران جگہ پر وہ کیوں اترنا چاہ رہا ہے، لیکن چونکہ یہ ہر مسافر کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے وہ جہاں بھی اترے، لیکن ٹیکسی ڈرائیور کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہی سوچ کر میں نے بھی کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور ایک طرف ٹیکسی روک کر اسے اتار دیا۔ اسے پیسے لیتے ہی میں نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ چلتے چلتے اچانک میری نظر ٹیکسی کے دائیں جانے والے شیشے پر پڑی تو یہ دیکھ کر مجھے چکر آ گیا۔ وہ شخص غائب تھا، حالانکہ دور دور تک سڑک ویران تھی۔ پھر یکدم وہ کیسے غائب ہو گیا؟ میں نے ڈر کر فوراً ٹیکسی کی رفتار بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر میں میں گھر پہنچ گیا۔